आपने मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अब आप सोचते हो कि पहली क्लास में आपको सब कुछ समझ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो 200 रुपये से शुरुआत की थी, ट्यूशन पढ़ाता था मैं 6th क्लास के बच्चे को, ठीक है। सन 2006-7। वहाँ से फिर जीवन में थोड़ा सा मैं ये चीज़ कहीं शेयर नहीं की है कि प्रेम जीवन में आ गया। ओहो, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? जिनके भी माँ बाप अगर जल्दी बीमार हो रहे हैं, परेशान हैं, उसकी वजह यही है कि बच्चों ने सही समय पे घर में सुना। बुक की मेरी पहली कार मर्सिडीज GLS, और चैनल के सब्सक्राइबर 20 या 25 दिन के अंदर 1 लाख हो चुके। गांव में क्या होता है, आप गलत मानते हैं किसी महिला से बात करना मतलब गलत है। तो जब आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी ना, तो आपके पास अगर 500 करोड़ भी अकाउंट में है ना, तो वो भी खराब लगता है। गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे या अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। उसमें एक सब्जेक्ट बड़ा कॉमन होता है, वो होता है मैथ्स। और अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो YouTube के थ्रू, तो आपने एक नाम बहुत ही कॉमनली सुना होगा, और वो है अभिनय मैथ्स। आज के हमारे मेहमान अभिनय मैथ्स जो चैनल है उनसे ही हमारे साथ आए हैं, और ये राज भी पूछेंगे कि अभिनय मैथ्स में अभिनय मैथ्स का ये जो नाम आपने दिया है वो क्यों दिया है। वो सारे और बेहतरीन सवाल जो कि आप जिनके जवाब जानना चाहेंगे, हम उसके बारे में आज हमारे मेहमान से बात करने वाले हैं। लेट्स वेलकम अभिनय सर। थैंक यू सर। हाउ आर यू सर? फाइन, बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया सर। तो सबसे पहले अपने फॉर्मेट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, एक बार अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कि एक नॉर्मल सा इंसान किस तरह से इंटरनेट पे द अभिनय सर, अभिनय मैथ्स के नाम से फेमस हो गया, उस जर्नी को अगर आप स्मॉल नटशेल में एक्सप्लेन कर दे तो मजा आ जाएगा। मतलब मैं सर गांव से मैंने पढ़ाई की जी। हमारा गांव था बुलंदशहर में, एक छोटा सा रामपुर गांव पड़ता था जी। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की, और मैं पढ़ाई में मतलब जैसे किसी भी काम में जी, आज चाहे मैं YouTube पे पढ़ा रहा हूँ या जब पढ़ता था तब की बात करें, मेरा ये रहा है कि जो काम कर रहे हैं उस वक्त वो शिद्दत से करेंगे। जैसे मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, 5th क्लास के बाद मैंने ABCD सीखी, तो उस 5th तक में भी मैं जब आप सोचता हूँ कि मैं औरों से मैंने क्या अलग किया, तो मुझे याद आता है कि मैं उस वक्त भी इस चीज़ को लेके बड़ा सीरियस था। लोग आज ये कहते हैं कि एग्जाम आ रहा है, एंजाइटी होगी, घबराहट होगी। मैं कई बार अपनी फैमिली को शेयर करता हूँ कि मुझे ये एंजाइटी 2nd क्लास में भी हुई है, जब पता चलता था कि कल से पेपर है, तब भी मुझे घबराहट हो जाती थी। और ये घबराहट होना खराब चीज़ नहीं है, ये दिखाती है कि आप अच्छा करना चाहते हो। जब भी आप अच्छा करने के बारे में सोचोगे तो ये होना एक कॉमन बात है। बिल्कुल। तो मैं फर्स्ट क्लास से हमने स्टार्ट किया। आज तो नर्सरी, प्री बर्सरी तमाम चीज़ें आ गई, बट हमने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया। 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th 5th मैंने प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ा, जहाँ ABCD भी नहीं थी। लेकिन ये था कि मैं मैथ्स में अच्छा था तब भी, और मैं उस टाइम पे मेरी सिस्टर मुझसे 2 क्लास आगे पढ़ती थी, तो मैं जब 4th क्लास में था तो मैं 6th क्लास उसकी स्कूल में उसके साथ मैथ्स का पेपर दिया करता था। जब मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं लगती थी, बट अब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कुछ अलग था कि मैं अपने सिस्टर के 2 क्लास आगे के पेपर देता था, क्योंकि मैं अपनी क्लास की मैथ्स खत्म करके घर पे उसके साथ मैथ्स करता रहता था। मेरा मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। क्या बात। और मुझे ऐसा अब लगता भी है कि शायद मैं यही बनना भी चाहता था, बट उस वक्त क्योंकि टीचर उस जमाने में सोचना कि मैं अपनी लाइफ या प्रोफेशन को टीचिंग से स्टार्ट करूंगा, वो कोई नहीं सोच सकता। बट मुझे अब ये जरूर लगता है कि जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ से चाहता था, जैसा मैं अपने आप को देखना चाहता था, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे मिला। यानी मैं यही मेरी डेस्टिनी थी, मैं सेटिस्फाई हूँ इस चीज़ से। 5th क्लास के बाद पिताजी की थोड़ी सी स्थिति सुधरी, उनको लगा कि यार बच्चे को, पढ़ने वाला बच्चा अच्छी स्कूल में डालता, मैं सीधे इंग्लिश मीडियम में फेंक दिया। 5th क्लास से सीधे उठा के 6-7। और मुझे अभी भी याद है, मैं स्कूल में पूरे टाइम रोता था 6th-7th क्लास में। मुझे होम सिकनेस बहुत थी, और मम्मी के बिना रह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, तो घर से स्कूल दूर जाना और रोते हुए वापस आना। 6th-7th क्लास मैंने वहाँ से पढ़ी। कुछ मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे तैसे में पास हुआ, लेकिन गणित में मैं वहाँ भी अच्छा करता था। वहाँ से वापस फिर गांव में ही आ गए, फिर से गांव के स्कूल में पढ़ाई की 8th क्लास में। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में जाने से हावा बदल गए, थोड़ा गांव में भी जो बच्चे अब थे वो रेस्पेक्ट देने लगे, भाई ये तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए। फिर मैंने 8th क्लास, 9th, 10th गांव, और गांव के पास से सरकारी स्कूल से ही फिर मेरी 12th क्लास तक रही है। तो गणित में वहाँ भी मैं बहुत पढ़ता था। जैसे कि एक राइटर की किताब आती है स्कूल में चलेगी, भाई शिवलाल अग्रवाल उस टाइम चलती थी, बट मैं चित्रा त्रिपाठी भी ले रहा हूँ, हर्षरूप भी ले रहा हूँ। मैं 2-3 किताबें रखता था, और एक बड़ी गंदी आदत मेरी थी कि उनमें से कठिन सवाल जो मुझे लगता था किसी ने नहीं पढ़े, वो मैं मास्टर से जरूर पूछता था। जो मुझे अब ये लगता है, मैं उन टीचर्स को अगर वो देख रहे हैं तो माफ़ी भी मांगता हूँ कि ये चीज़ गलत है, बट उस वक्त समझ नहीं थी, तो मैं उनको जरूर फंसाता था क्लास में।
इसीलिए हमेशा मैं टीचर्स का बहुत क्या बोलेंगे अनफेवरेट रहा हूँ। टीचर्स मुझसे स्पेशली 11th-12th में तो ये था कि ये कहते थे यार आप क्लास में पीछे बैठा करो, क्योंकि मैं बहुत सवाल पूछता था और फंसा देता था टीचर को। 11th-12th किया, वहां से फिर शुरुआत हुई और मैं लड़कों के स्कूल में ही पढ़ा हूँ। तो मेरा कभी 12th पास हो चुका है, आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, और किसी भी लड़की से लाइफ में इंटरेक्शन नहीं हुआ है, फैमिली के अलावा किसी से भी बात नहीं हुई है। उसके बाद शुरू होता है, मैथ्स में अच्छा करे थे, 100% स्कोर किया 10th में भी। और खुद जबकि कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे ऐसा कोई माहौल था, वहाँ पे तो पास होना ये बिग डील था। लेकिन घर में मम्मी पापा का ये जरूर था कि पढ़ाई करके ही अच्छा होगा। वो ये बार बार दिखाते थे कि देखो हमने पढ़ाई नहीं की तो लाइफ में इतनी मुश्किलें। तो पेरेंट्स का भी एक बहुत रोल तो रहता है, जब वो बार बार पिंग करते हैं, क्या वो आपको मजबूर कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता पढ़ाई आसान चीज नहीं है, मुश्किल है। अगर आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा तो आप पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि हम मुश्किल चीजों से भागते हैं, हमें खेलना पसंद है। तो वो पेरेंट्स ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है खेलने की, आप पढ़ो, जब आप अपना कर लोगे कुछ अच्छा तो खेल लेना, कुछ नहीं किया घर में ही बंद रखना। गाँव में ये स्थिति है। मैं अगर आपको अपने दोस्तों के बारे में बताऊं, अजीब व गरीब नाम के साथ कोई जीवंदर है, कोई लच्छा है, कोई अभी सब्जी की ठेली अभी भी लगा रहा है, मतलब अभी 2-4-5 दिन पहले ही बात हुई है, वो मेरे दोस्त रहे हैं 8th क्लास तक सब। तो उस माहौल में हमारी माँ ने हमें उन लोगों के बीच में नहीं ज्यादा खेलने दिया या पढ़ाई का इतना प्रेशर रखा, और अपनी मजबूरियों को बताते रहा कि मैं कैसे सुबह 4 बजे जग के, गाँव में बिजली फ्री रहती है तो उस टाइम पे 4 बजे जग के कैसे हीटर पे, कई बार तो करंट आ जा रहा है, काम करना, वो सब जब हम देखते थे तो हमें अंदर से लगता भी था कि हमें कुछ अच्छा करना है। और मेरी माँ तो कह भी देती थी मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा वो बनेगा। लोग कहते थे अरे हाँ अब कोई नहीं बन सकता, अब वो माहौल नहीं है। तो वो ताने भी हम सुनते थे, देखते थे, तो हमें अंदर से और लगता था यार कुछ तो करना है। मतलब ये चीज शुरू से थी कि यार कुछ अलग सा करना है। जैसे मैं उस वक्त भी जब गणेश वाले ऑटो में बैठता था तो मैं अनकंफर्टेबल फील करता था। हीन भावना मेरे अंदर आती थी यार कोई देखे ना, गांव का ना देख ले, मैं भले कहीं ना जाऊं लेकिन मैं ऑटो में नहीं बैठना चाहता था। ये चीज मेरे अंदर उस टाइम पे भी थी। मेरे पास कोट वगैरह हो, कुछ मैं अलग। अब ये कैसे आया था, ऐसा नहीं था कि हमारे घर में कोई टीवी थी। हमारे घर में टीवी तब आई जब मैं 12th पास कर चुका था। तो पापा ने कहा कि अब तुम ऐसा करो, पढ़ने में अच्छे हो तो कोटा में तैयारी कर लो। जब कोटा हम तैयारी करने गए तो पिताजी मेरे साथ गए। तो जब वो साथ गए वहां पे तो 2-3 दिन वो साथ रहे, अच्छा लगा। फिर जब वो छोड़ के आ गए तो हमारा फिर बुरा हाल, क्योंकि हम घर से कभी अलग रहे नहीं, हिम्मत ही नहीं थी हमारे अंदर। तो मैं कोटा तक की जर्नी में, पैदा होने से लेकर के कोटा तक की जर्नी में मैंने किसी महिला को बात नहीं की। मतलब ये हिम्मत मैं नहीं जुटा पाया गांव के माहौल से कि मैं किसी महिला को हाय बोल दूं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि मैं केमिस्ट्री के ट्यूशन में एक महिला का किसी तरीके से नंबर रजिस्टर से निकाल लिया और उसको हमने कॉल करके बस पूछ लिया कि वो है, इतना, कुछ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। रात को उसके पिताजी का फोन आता है 8 बजे कि हो तूने फोन किया और तमाम गाली वाली, और देख अब मैं ट्रक लेके आता हूँ तेरे ऊपर ही चढ़ाऊंगा। मैं इतना घबरा गया कि जिस मकान में रहता था उसके सामने पार्क में बैठा रहा मैं 2 बजे तक डर से। मकान, और उस टाइम क्लासें कोटा में 12 से 2-3 तक चलती थी। मकान मालिक का कॉल आया, बेटा आए नहीं। मैंने ऐसे रो दिया उनको, मैंने ऐसे हुआ, बोला अरे कुछ नहीं होगा तुम आओ तो सही। मैं इतना डरपोक था। मैंने प्लान किया कि अगले दिन उस लड़की का स्कूल पता करके भाई माफी मांगूंगा। मैंने कुछ नहीं करा है कोई। उस दिन से तो मैं और डर गया। मैंने कहा अब तो करना ही नहीं, मतलब किसी से बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। और हम तो गाँव से थे तो हमें क्या लगता था कि अगर हम पूरा बाल वाल चुपका लेंगे, कपड़ों में रिवाइव लगा लेंगे ऐसे, और बाल चुपकाने का मतलब हमें पता था कि सरसों का तेल, उससे चिपक जाते हैं, कोई ये जेल वैक्स हमें नहीं पता था। तो हमने काफी कोशिश इस डायरेक्शन में भी की, बट बहुत डरपोक थे तो सफल कभी नहीं हुए। फिर अब या तो अगर हम उधर सफल हो गए होते तो फिर हमारा मन लग जाता। तो हमने फिर से वही रोना वोना स्टार्ट किया। पिताजी फिर गए, बोले भाई अब क्या करें। तो उन्होंने पूरी फैमिली को हमारे लिए किसी भी तरीके से मैनेज करके कोटा में से कि भाई बच्चा पढ़ेगा तो चलो ठीक है। और मेरे भाई बहन की पढ़ाई भी उस 7-8 महीने सफर हुई, उनको भी कर दिया, क्या करते। मैं बीच में था, एक मेरी बड़ी बहन है, एक छोटा भाई है। तो मैं वही ये बात इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि कई बार आप जीवन में आपके अच्छा करने की या कुछ बड़ा करने की वजह आपके पेरेंट्स भी होते हैं कि वो आपकी हर बात मानते गए। उन्हें पता था कि हमारा बच्चा बाद में पे बैक करेगा जो मैं आज कर रहा हूँ, तो उनको अब खराब नहीं लगता कि यार मैंने इसके लिए जो भी किया। उसके बाद हमने बहुत अच्छा रैंक आया
आईआईटी तो नहीं हो पाया था, बट बहुत अच्छा रैंक आया, तो पता चला कि वहाँ पे भी, लेकिन मैथ्स में मैंने 134 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 162। मतलब मैं मैथ्स में ही लगा रहता था, मेरा ये था कि मैथ्स में ही। उस टाइम तैयारी के टाइम पे तो ये हालत हो गई थी कि पापा बहन को पूछते थे मैथ्स तो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उनको पता था कि मैथ्स की कट ऑफ तो यूँ निकाल ही लेगा। मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, जो आप पढ़ाते मुझे केमिस्ट्री में लासातेलिए नियम के अलावा कुछ समझ में नहीं आया। एक तो केमिस्ट्री क्लास सुबह 4 से 6 रहती थी, वो जगने, रात को 12 से 2 फिजिक्स, तो वैसे ही नहीं जग पाते थे। एक तो इतनी क्लास मिस हुई कि केमिस्ट्री कभी समझ आई नहीं, कोशिश भी नहीं की मैंने। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त हमें नहीं पता होता कि हम अपनी जो चीजें हमें आती हैं हम उन्हीं पे फोकस करते रहते हैं, लाइक मैंने किया। तो मैं बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि आपको ये पहचानना है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी स्ट्रेंथ कोई और स्ट्रॉन्ग करते रहें और वीकनेस और वीक होती चली जाए, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल मैक्सिमम एग्जाम में सेक्शनल कट ऑफ है, आपको हर सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्वालिफाई करनी है। तुम ये नहीं कर रहे हो। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने एक चीज हमेशा मुझे कही कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम गलत हो। मैंने कॉलेज में बहुत उल्टे सीधे काम किए, मैं बड़ी दादागिरी करता था कॉलेज में, कॉलेज का डॉन टाइप था मैं। मतलब मैंने बहुत बदमाशियां की हैं और हर बदमाशी में पापा को इन्वॉल्व किया है। वो मैं, क्योंकि मामला मैं छेड़ तो देता था, बट वो उसको सुलटाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो पिताजी ने हर मोड पे मतलब थोड़ा बहुत मुझे डांटा, कहा, बट मैं एक चीज जो रखता था वो ये थी कि मैं पढ़ाई में अव्वल रहता था, कि मैं पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, ठीक है। कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, मेहनत की, कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया, बड़े कम लोगों का हुआ, टीसीएस में जॉब लगी। उसके बाद फिर हम गांव आ गए। ये बात 2011-12 की है। गांव में फिर वापस आ गए। ये था कि 7-8 महीने बाद अभी ज्वाइनिंग आएगी। उस टाइम रिसेशन था, तो ज्वाइनिंग थोड़ी लेट से आती थी। हम और पिताजी बैठे हुए हैं। मैंने कहा यार मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। वो बोले कि करो भाई, आईएएस की तैयारी करनी है, अच्छी चीज़ है, आप करो। मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा देखो ये है कि मैं इतना मतलब फेमिलियर था कि हर बात उनसे कर लेता था। और शायद मैं आज अपने जीवन में, मैं लोगों को ही बताता हूँ, मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग मैंने अपने जीवन में कभी ये छुए नहीं। मैं कहता हूँ जिंदगी अपने आप में एक नशा है, लड़खड़ा के जीने में क्या मजा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं वो शायद तभी हो पाते हैं क्योंकि वो एक सहारा ढूंढ रहे होते हैं। जब बच्चा घर से बाहर निकलता है, अपनों से दूर जाता है, तो उसको ना एक अकेलापन फील होता है, तब वो सहारा ढूंढता है। अगर उस सहारे में उसको कोई नहीं मिलता तो वो इन चीजों का सहारा ले लेता है। क्योंकि माँ बाप कई बार ना ऐसे कह के छोड़ देते हैं अब तुम्हारी जिंदगी तुम देखो। जब तुम देखो वाली बात आ जाती है ना, वो फिर अपने हिसाब से देखता है। उसको गलत सही नहीं पता, बस वो ये सोचता है कि मैं कैसे इस अकेलेपन को दूर करूं। मेरे केस में ये रहा कि जब भी मैंने ये फील किया कि मैं अकेलापन हूं और अपने घर वालों से ये चीज शेयर की, तो वो उस अकेलेपन में साथ खड़े रहे। तो मुझे किसी ऐसी चीज की जरूरत लाइफ में कभी लगी नहीं कि जब आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, हमेशा वो आपको डांट नहीं रहे इस बात के लिए कि आपका मन नहीं लग रहा, बल्कि पॉजिटिव ले रहे हैं कि ठीक है माँ बाप से बड़ा प्यार है। उन्होंने इस चीज को पॉजिटिव लिया कि भाई बच्चा अच्छा करना होगा तो करेगा ही करेगा। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि पहना तो पत्थर में ही पहना है, वो कुछ भी करेगा, आप उससे कुछ भी काम कराओगे। और ये सही बात भी है कि जो इंसान सफल है, मैं देखता हूँ वो कुछ भी काम करते हैं वो उसमें सफल हो जाते हैं, क्योंकि सफल होना एक आदत है। वो आदत कहीं भी काम आ जाती है आपकी। तो वहां से हमने उनको कहा कि यार, फिर मैं अभी भी याद करता हूं, तो मैंने यही सोचा था कि मैं जा तो रहा हूं तैयारी करने, लेकिन कुछ भी नहीं होगा तो एक एमटीएस का एग्जाम पियोन का वो तो मैं निकाल ही दूंगा। ये मैंने सोचा था लास्ट, क्योंकि मैं हमेशा वह सोचता था कि मेरे पिताजी भी यही कहते हैं कि आपका एफर्ट मैक्सिमम हो तो आपका फल मिनिमम रहेगा। आपको चिंता नहीं है कि आपने आज, जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें टेंशन या डर इसी बात करते हैं शायद मेहनत में कमी रहेगी। सच बात। और दुख तभी है अगर हमारा एफर्ट पूरा है, तो दुख कभी नहीं होता। दुख केवल तभी है कि हम कोशिश नहीं कर पाए, हमारी कोशिश में कमी थी। वहां से शुरू हो जाता है। फिर हम आते हैं मुखर्जी नगर, दिल्ली की शुरुआत होती है। एक दिन आए, पैसे दे के चले गए। फिर जिस दिन पिताजी सामान छोड़ने आए, हमारा फिर वही है। हम बोले यार मन नहीं लग रहा। वो 1000 रुपए प्रॉपर्टी डीलर को दे चुके थे। फिर वो बोले कि ठीक है तो तुम ऐसा करना। आप देखो कि उनका, मैं सोच रहा हूँ पेशेंस लेवल। वो बोले ठीक है तुम 1 हफ्ते तक और मन बना लो, आज वापस चलते हैं। हम फिर वापस आ गए घर। फिर हमने एक नई प्लानिंग रची। हमने कहा कि देखो गाँव में रहना सही चीज नहीं है, सब लोग चलते हैं। फिर कहा दिल्ली सब लोग कैसे, उस टाइम उनका भी बिजनेस नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा कि ग्रेटर नोएडा पास में एक जगह थी, मैंने कहा वहाँ पे रेंट पे घर ले लेंगे और मैं दिल्ली रहूँगा, हर फ्राइडे आ जाया करूँगा। तो माँ ने यही कहा कि भाई खर्चा कैसे चलेगा। मैंने कहा मैं ट्यूशन पढ़ा के इतना निकाल लूंगा, पहले मैं जुगाड़ बिठा लेता हूँ वहाँ पे। फिर ये बात है 2012 जुलाई अगस्त की। ट्यूशन पढ़ाने लगे। ट्यूशन पढ़ाने में क्या हुआ कि फिर हमने सिविल सर्विसेज की कोचिंग ज्वाइन कर ली।
और हम जब जिस कोचिंग में ज्वाइन करने गए, आज आप देखते होगे सिविल सर्विसेज की कोचिंग की उस टाइम पे बड़ी फीस हाई रहती थी और ये लोग कम भी नहीं करते थे। कोचिंग के डायरेक्टर से मिलो, वो कहता था सीधे सीधे मैनेजमेंट से मिलो, मैं ये नहीं देखता। तो मैं ऐसे डायरेक्टरों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये झूठ बोलना बंद करो कि मैं नहीं देखता, तुम्हारी कोचिंग है तो फीस कम करो लोगों की। आज आप देख रहे होगे लोग इतनी मोटी मोटी फीस लेकर के ये बोलते हैं कि हम बस उतनी कॉस्टिंग ले रहे हैं जितनी बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन आप भी इस बात को शायद मानो या ना मानो, लेकिन गलत है। सत्य है। एमएचए की वेबसाइट पे सब दिखता है, कौन 400 करोड़ का बिजनेस करके 100 करोड़ कमा रहा है और लोगों से ये कहना कि हम कुछ नहीं कमा रहे। आज मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं, तो वो गलत है। जो लोग, या तो आप कहो मत कि आप सच में रिवॉल्यूशन लेके आना चाहते हो, क्योंकि रिवॉल्यूशन तो मुझे लगता है यूट्यूब से बढ़िया जरिया कोई नहीं है अगर आपको रिवॉल्यूशन लेके आना है। हाँ। आज कितने ऐप वाले ये कहते हैं कि हम आपसे सर्वर कॉस्ट लेते हैं, तो मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ दुख के साथ कि सर्वर कॉस्ट क्यों दे रहे हो, यूट्यूब पे सर्वर इतना अच्छा है, फिर ये वहां से दे दो अगर सच में एजुकेशन देनी है तो। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद लोग ये ना कहें कि वो रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, क्योंकि कथनी और करनी में अगर समानता नहीं है जो आप कह रहे हो, क्योंकि बच्चा बड़ा मासूम है, वो नहीं समझ पाता इस बात को। उसको लगता है कि शायद गुरुजी ठीक कह रहे हो। पढ़ाना गलत नहीं, मैं भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा यूट्यूब एक अलग एंटिटी है जहां मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा जो कहीं फीस नहीं दे सकता या कहीं नहीं पढ़ सकता, उसके लिए हम पढ़ाते रहें, उसको हम ये बताते रहें कि तुम हमारी मंजिल तक हम तुम्हें इस तरीके से पहुंचाएंगे। गाइडेंस बहुत जरूरी है और बच्चा अपने टीचर से ये बड़ी उम्मीद रखता है कि वो उसके कंधे पे हाथ रख दें। तो मैं यूट्यूब पे टाइम हमेशा इसीलिए ज़्यादा देता हूँ कि सब बच्चों तक मैं पहुँच पाऊँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन में जिस दिन भी रिटायरमेंट लें तो इतने सारे लोग अपने पास होने चाहिए कि एक दिन भी सबके घर खाना खाएं तो जीवन बीत जाए। उतने लोगों को तो कम से कम कमाना ही है। तो शुरू से मेरा था कि लोगों को कमाना है। अब वो कैसे कमाना है वो पढ़ाने में ये दिख गया था हल्का हल्का कि यार मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो हमने यूपीएससी की कोचिंग में वहाँ एडमिशन ले लिया। फीस उसने कम नहीं की, हमारे पास 4,000 रुपए कम पड़ रहे थे। मैं बड़ा लकी रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जब मैं एटीएम में गया पैसे निकालने, मैंने कहा खर्चे के ही निकालते हैं, तो वहाँ एक पुलिस वाले भाई साहब पैसे निकाल रहे थे और मैं देख रहा था कि उनके पैसे, वो एटीएम एक कोटक महिंद्रा का पहले हुआ करता था, नीचे गिर जाते थे उसमें पैसे। वहां उसके पैसे गिर रहे हैं। जैसे ही वो निकला वहां से, मैंने वो पैसे उठाए, 4-5 हजार रुपए थे। मैंने कहा लो जी हो गया काम। तो जब आपकी शिद्दत इतनी तगड़ी होती है ना कुछ करने की, तो भगवान भी आपकी मदद कर देता है। लोग कहते हैं कि यार मेरी किस्मत ठीक नहीं इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पाया। मैं मानता हूं मेरी भी किस्मत 12th तक ठीक नहीं थी। मैं जो सोचता था वो चीजें नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कि मेरे कर्म खराब थे, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। मेरे अंदर अपने अपने बारे में सोचने की चीजें थी, लेकिन जब मैंने इस चीज को बदला अपने अंदर, 4-5 साल कॉलेज में रह के मैंने प्रैक्टिस की कि मैं ठीक इंसान नहीं हूं, लोग मुझे उतना पसंद नहीं करते। तो मैंने ये रियलाइज किया, आज के दौर में लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि उनकी कोई गलती है। और जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे? लर्निंग के लिए जरूरी है रियलाइजेशन। सत्य। तो मैंने ये सीख के अपने कर्म सुधार लिए थे कॉलेज में। मैं लोगों का फेवरेट बन गया था और वहां से मेरी किस्मत चमकी। तो किस्मत बनेगी कर्मों से। किसी की किस्मत लिख के नहीं आ रही, आपको खुद लिखनी है और लिखी जाएगी आपके कर्मों से, आपकी अच्छाइयों से। आपका लोगों के प्रति व्यवहार क्या है, आपके अंदर दिल में दया कितनी है, आप लोगों के बारे में कितना अच्छा सोचते हो, आप लोगों को कितना रेस्पेक्ट देते हो, आपके अंदर सहनशीलता कितनी है खराब चीजों को बर्दाश्त करने की। लोग सहनशीलता का मतलब समझते हैं अच्छा हो रहा है, अच्छा तो सबको बर्दाश्त है, कुछ गलत हो जा रहा है उस पर भी आप बहुत लंबा रिएक्ट, उसको भी आपने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, तो इससे आपकी किस्मत बनती है। तो वहां पे हमें एक दोस्त मिला। हमें लोग दोस्त भी बड़े ऑफर करने वाले मिलते थे, मतलब पता नहीं हमारी पर्सनैलिटी थोड़ी ठीक हो गई थी, खुद से लोग दोस्ती ऑफर करते थे। एक दोस्त मिला, बोला यार एक दोस्त है हमारे, कोचिंग शुरू की उन्होंने, वो कोई गणित का टीचर देख रहे हैं एडवांस में, सही है, मिल नहीं रहा कोई। तो मैंने कहा हम तो तैयार खड़े। हमने वहां से पहला ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया। थोड़ा तेज पढ़ाते थे, लेकिन जो अच्छे बच्चे थे वो पकड़ पा रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। तो हमें समझ में आ गया कि अपनी डेस्टिनी तो यही है, यही काम हमें करना है। ये काम हमने स्टार्ट किया, 13 में स्टार्ट कर दिया। 14-15 हमने खूब पढ़ाया, ठीक ठाक पैसा भी कमाया। मतलब उस टाइम पे हम 1.5-2 लाख रुपए महीने कमा लेते थे। तो हमारे खर्चे भी, मोबाइल फोन लेना, लेकिन हमारा यही था कि जो भी कमा रहे, खर्चा अभी भी पिताजी दे रहे हैं, 14 तक तो उन्होंने दिया पूरा। तो हम उनसे पूछ के मोबाइल भी लेना है कि पिताजी एक मोबाइल ले लेते हैं, तो तुरंत हाँ कर देते थे। मोबाइल लिया, छोटे छोटे शौक पूरे किए, कपड़े लत्ते लिए, कपड़ों का बड़ा अच्छा शौक था। वहां से फिर जीवन में थोड़ा सा, मैं ये चीज कहीं शेयर नहीं किया कि प्रेम जीवन में आ गया। ओहो, ये कभी मैंने नहीं बताया। तो जब ये चीज जीवन में आई, मतलब इसकी शुरुआत 13 से हुई, 14 से हुई,
और 15 में जाके इस स्तर तक पहुंच गई कि मेरा काम जो है वो इफेक्ट होने लगा। मैं सबको यही चीज कहता हूं कि ये चीज अति का दूसरा नाम है और ये आपके करियर को इफेक्ट करेंगी। इन्होंने मेरे करियर को भी इफेक्ट किया बट समझ में आपको नहीं आता उससे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस चीज में पहले से इन नहीं है तो आप इन मत होइए, पहले आप करियर पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि दोनों चीजों को साथ रख पाना बहुत मुश्किल काम है। हमारा भी इफेक्ट हुआ, काम पे कम ध्यान देने लगे, चीजें खराब होने लगी, गिरने लगी। 20 लाख रुपए लेकिन हम इस दौर तक कमा चुके थे। अब वो 20 कांस्टेंट हो गया है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है 15-16 में, क्योंकि जो कमा रहे हैं वो इधर उधर खर्च हो जा रहा है और कमा भी ज्यादा नहीं रहे क्योंकि और चीजों में फंसे हुए। अब यहाँ पिताजी को ये डाउट आ जाता है कि अब ये 20 भी इनको ये खत्म कर। उनसे मैं हर चीज शेयर करता था, उनको मैं ये भी बता रहा था, वो मुझे लगातार समझा भी रहे थे कि तुम सही दिशा में नहीं जा रहे हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, बह रहे थे। तो उसके बाद उनको क्या लगा कि यार ये करेगा, तो उन्होंने आनंद फानन में कुछ पैसे खुद जमा किए, क्योंकि वो भी काम करने लगे थे उस टाइम पे। कुछ पैसे उन्होंने खुद जमा किए, कुछ उन्होंने बाहर से उधार लिया, कुछ लोन लिया और हमारे 20 लाख कब जाके घर ले लिया। उनका भी था घर लेंगे तो बड़ा लेंगे, बढ़िया लेंगे। वहीं नोएडा में एक घर ले लिया। जब वो घर लिया तो उनको ये जरूर था कि पहले वो मेरा मतलब मैं ये खराब ना कर दूं जो है। अब हमने तो वो दे दिया। उसके बाद हमारा उल्टी गिनती शुरू होती है। हमारी जिंदगी इतनी बेकार हो गई, जैसे वो 20 का कॉन्फिडेंस था वो 0 हुआ। फिर तो हमारी ये हालत हो गई कि 100, 200, 500 के लिए भी, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था। सरकारी नौकरी में 12 से ले लिए थे, 12 में मैंने सरकारी नौकरी ली, 13 में ली, 14 में ली, 15, 16 तक लगातार लिया। तो 14 वाली नौकरी की ज्वाइनिंग आने वाली थी 2016 में, उसको मैं 6 महीने बढ़वा चुका था। मेरे पास उस टाइम iPhone 6 फोन था, पहले मैंने वो बेचा iPhone 6। तो उसके बाद जो भी उससे पैसे आए, एक मैंने फ्लैट लिया और फ्लैट ऐसा था इंटरकनेक्टिंग था, तो मैं बाहर वाले रूम में मैंने सोचा पढ़ाऊंगा। वही बाहर वाला रूम ठीक था, अंदर बहुत छोटी छोटी सी कुटिया थी बेकार सी, बट हम वहीं सोते थे। सुबह जग के बच्चों के आने से पहले 7:30 बजे होता था, खुद स्टूल लगाते थे मैं मेरा भाई। वहाँ हमने पढ़ाना शुरू किया, एक बोर्ड लगा के 700 रुपये का। और पुराना जो हमारा बच्चा था वो हमसे कनेक्ट था, उसका डेटाबेस हमारे पास था, तो हमने उनको मैसेज किया कि हमने फिर से शुरू कर दिए। तो 20-30 बच्चे सुपर 30 करके हमने चलाया, हमारे पास आने लगे। कोई फीस नहीं दे रहा है बट आने लगे, बच्चों को लगने लगा। जब हमने उनको अपनी समस्या बताई कि भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे, पहले लोग हमें समझते थे कि पहले हमने अच्छा किया भी था तो लोग उसी नज़रिए से देख रहे थे, तो सत्य बोलने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने उनको भी बताया कि भाई अभी दिक्कत है, तो बच्चों ने भी फीस वगैरह दी, सपोर्ट किया और वहाँ से हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अपने रूम में। सुबह पढ़ाते थे 20-30 बच्चे, 20-30 शाम को, और बीच में जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा पैसा सा आने लगा, हल्का फुल्का खर्चा अपना चलने लगा। वहीं पे एक लड़का बोला कि यार आप वीडियो बनाओ, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके तरीके बड़े यूनिक हैं, लोगों को देखो, लोग 10-10 हज़ार व्यू लेके आ रहे हैं फेसबुक पे। हमारे लिए एक बहुत ही सरप्राइजिंग था कि कोई टीचर 10 हज़ार व्यू ला रहे हैं। 2017 सितंबर की बात। उसने हमें प्रेशर किया कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अब हम थोड़ा सा उस वक्त हारा हुआ फील कर रहे थे कि हम कुछ कर नहीं पाए, जो कॉलेज मिला वहां से नहीं पढ़ पाए, सरकारी नौकरी मिली वो नहीं कर पाए, आखिर करना क्या है जीवन में। ये थोड़ा सा विजन ब्लर हो गया था, दिख तो रहा था कि पढ़ाना है। इस बीच एक बात मिस हो गई कि मैंने 2013 में किताब भी लिखी थी, प्ले विद एडवांसमेंट्स, वो भी फ्लॉप हो गई थी, लोग नहीं खरीद रहे थे, जबकि अच्छी किताब थी। बट एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा अरविंद सर, कि आज जैसे लोग ये कहते हैं कि धैर्य रखो, बड़े काम की बात है, तो धैर्य रखने का ये मतलब नहीं कि आपने धैर्य रखा और आप सफल हो जाओगे। मैं ये कहता हूं फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक वीडियो बनाया, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो और 100 व्यू आ रहे हैं, 50 या 100 व्यू आ रहे हैं, आपने देखा आपके घर वाले लोग ही देख रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं धैर्य रखूंगा तो मेरे इतने हो जाएंगे। नहीं, आप एक बार ये देखो कि उन 100 लोगों में से 2, 4, 5, 10 क्या ऐसा फीडबैक दे रहे हैं कि उनको देख के मजा आ गया। ये भी जरूरी है। जैसे मैं कॉन्फिडेंट यहाँ क्यों हूं, क्योंकि जो लोग मेरी किताब ले रहे हैं, चाहे 15 लोग ले रहे हैं, वो मुझे आके ये बोल रहे हैं कि आपकी किताब बहुत जबरदस्त है। तो इससे मुझे ये तो पता चल रहा है कि मेरी किताब और मैं दोनों जबरदस्त हैं, बट लोग मुझे जान नहीं रहे। मैं पढ़ाने में क्यों इतना एफर्ट लगा रहा हूं कि 6 साल हो गए, मुझे तो छोड़ देना चाहिए, इतना ध्यान रखने की क्या जरूरत है। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि बीच बीच में जो लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि भाई आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वो चीज मुझे प्रेरित कर रही है कि मैं एक दिन बड़ा कुछ करूं। ये चीज जरूरी है। धैर्य का मतलब भी ये नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपको लग रहा है आप बड़ा कर लोगे, तो साल खराब करने की जरूरत नहीं। आप देख लो आपके अंदर बूता है या नहीं, देसी भाषा में, वो आपको पता चलेगा लोगों के फीडबैक से। तो वो मुझे अच्छा मिल रहा था फीडबैक, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा था। तो 2017 की बात आई, उसने हमारा एक वीडियो बना लिया, वो बोला कि इसको डालेंगे नहीं, अभी रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने वो वीडियो डाल दिया अपने चैनल पे, 701 सब्सक्राइबर थे। वो वीडियो 6-7 दिन के अंदर 1 मिलियन लोगों ने देखा। क्या बात कर,
पहला ही वीडियो मुझे इतने टीचर्स का अप्रिसिएशन आ रहा, अरे भाई क्या पढ़ा दिया भाई, सबको लगने लगा ये तो अब खलबली मचा देगा। अलग अलग तरीके थे, हमने ऐसे मेथड सिखाए लोगों को जो पहले थे ही नहीं कहीं गणित में। वहां से हमें ये मिला, अब जो सुपर 30 था वो 2-4 दिन के अंदर ही सुपर 60 हो गए। वहां ये स्थिति हो गई कि लोग आके ये बोल रहे हैं कि हमारा पैसा रख लो, हमें जगह चाहिए। और समझ रहे हो माहौल भाई को अलग, मैं मानता हूँ मेरे जीवन की सबसे खुशनुमा दिन थे वो। मैंने अपनी किताब का जिक्र किया था उसमें, जैसे क्या होता है आप कुछ भी स्टार्टअप करते हैं तो एक वेबसाइट बना लेते हैं। वेबसाइट हमारी भी बनी हुई थी किताब बिकने के लिए, बट किताब में दीमक लग रही थी। वहां से किताब बिकना शुरू हो गई और एक एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 लाख की किताब बिक गई। वो रेजर पे पता चल रहा है। जहां स्थिति ये है कि स्ट्रगल चल रहा है खाने का, और वहां पिताजी की टेंशन, माताजी के इलाज की टेंशन, सब कुछ दिख रहा है। आप देखिए, मैं वही कहता हूँ आपके इंटेंशन सच्चे हैं, भगवान को लग रहा है कि अब इसको परेशान नहीं करते, बस इसका परीक्षा हो चुकी है, अब इसको देते हैं। वहां सुपर 60 बैच चलने लगे, बैठने की जगह नहीं है, घटिया से सोफे पे हम लोगों को बिठाते थे, फटा हुआ सोफा, स्टूल लगे हुए हैं बाहर तक, वहां पे क्लास चल रही है, वो आहूजा वाला माइक हम लटका के पढ़ा रहे हैं, फील आ रहा है। फिर तो सीधे फीस भी बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें इस फीस पे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। जो भी पैसे कमाए, पिताजी को सपोर्ट दिया जो उनको बहुत अर्जेंट था, क्योंकि जिससे उधार लिया था वो लोग भी बहुत प्रेशर कर रहे थे, ब्याज इतनी हो चुकी थी, सब कुछ टेंशन था। वहां से हमारी किस्मत, अब हम जहाँ पढ़ा रहे थे 650 रुपये घंटे, हमने उनको भी कहा, मैं कहता हूँ कि जीवन में सफल इंसान वही है जिसने सही वक्त पे अपने आप को सही कीमत में बेच दिया। बेचने से मेरा मतलब है सही डिसीजंस ले लिए लाइफ में। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप चैनल के सब्सक्राइबर 20 या 25 दिन के अंदर 1 लाख हो चुके हैं। क्या बात। उस टाइम पे 2017 में लोग कह रहे हैं कि भाई पढ़ा, और हमने बोल दिया था कि फ्री पूरा पढ़ाएंगे, सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये आइडिया भी हमारे उसी पार्टनर का ही था कि भाई ठीक है आप पूरा पढ़ाओ, फ्री पढ़ाओ, ये वो सब कुछ। तो उसकी सरकारी नौकरी थी, इंडिया की टॉप मोस्ट नौकरी थी। तो हम तो उस टाइम कुछ नहीं था, हमारे पास नौकरी भी छोटी थी। तो उस टाइम वो वहाँ, हम यहाँ, समझ रहे, वो वहाँ, हम यहाँ। लेकिन अब हमें लोग जान रहे हैं तो हम भी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं ऊपर। तो वहाँ क्या आ रहा है, इसको हम क्या कहें, जेलस फैक्टर, मतलब कुछ अब प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और आ रही सामने वाले को लग रहा है। क्योंकि अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब भगवान ने दोबारा मौका दिया तो अब कैरियर को छोड़ना नहीं। क्योंकि मैंने उस दौरान देख लिया था कि मैं जिस हालातों में था कि मेरी जेब में 10 रुपए नहीं, मैंने मांगे नहीं किसी से, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सामने वाले को तो सोचना चाहिए कि इसके पास नहीं है तो कुछ मदद करे। बट मैंने मदद ली नहीं, और सर किसी से नहीं ली, किसी दोस्त से नहीं ली। मुझे ऐसा लगा कि कोई देगा तो अपने आप दे देगा, जैसे पिताजी ने 800 रुपए रख दिए तो मैं ले लूंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं किसी से, चाहे मेरे पास आज खाने को पैसे नहीं, कुछ नहीं। इतनी खुदगर्जी मेरे अंदर थी कि मांगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी से लूं तो पहले मेरे पास लौटाने की वजह हो कि मैं लौटाऊंगा कहाँ से। अब हम चलते आगे, पिक्चर अभी थोड़ी सी और बाकी है। अब सर आपसे एकदम जितनी आपने जर्नी सुनाई उसमें मेरे सवाल बहुत है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे एकदम टू द पॉइंट सवाल पूछूं, एकदम टू द पॉइंट आप लोग आप आंसर देना प्लीज। मेरा पहला सवाल है, जैसे आप तो बहुत टैलेंटेड थे, आपने बचपन में ही क्या सीख लिया था, समझ लिया था कि भैया मैथ मेरा फोर्टे है, मैं मैथ बहुत अच्छी करता हूँ, और आप क्या मैथ जो भी एग्जाम होते तो मैथ के अच्छे नंबर आते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैथ्स में फोबिया रहता है। तो अगर आपको 3 ऐसी सलाह देनी है जिससे मैथ्स का या किसी और भी सब्जेक्ट का फोबिया निकल सके, तो टू द पॉइंट आप बताएंगे कि वो 3 सलाह आप क्या देना चाहते हैं? पहली सलाह ये कि आप बस लिखो, आप ये मत समझो या मत सोचो कि मुझे गणित आ रही है नहीं आ रही। अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ लिखो, आप 2 बार लिख के तो देखो, तीसरी बार में आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। आपकी उम्मीदें गलत हैं कि आपने मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अब आप सोचते हो कि पहली क्लास में आपको सब कुछ समझ आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। मैथ्स मुश्किल है, मुश्किल जरूर है, लेकिन ये जिंदगी की मुश्किलों को भी आसान बनाता है, इसने मेरी बनाई। तो लिखो आप इसे। उसके बाद आता है कि हम पहली बार में स्पीड के पीछे भागते हैं, स्पीड सेकेंडरी है। पहले कार चलाना सीखा जाता है, फिर स्पीड की बारी आती है। तो पहले गणित सीखना है, और सीखने के लिए 2 बार लिखना है, 2 बार उसके रूल्स को लिखना है, सिर्फ नोट्स बनाने। कोई भी सब्जेक्ट है, आप 2 बार नोट्स बनाओ, उसके बाद प्रैक्टिस करो, तीसरी बार में अपने आप स्पीड आ जाएगी। इंप्लीमेंटेशन करना तभी सीखोगे जब नए नए सवाल करोगे, और जब तक डरते रहोगे। और अगर आपको मैथ्स बहुत मुश्किल लगती है तो मैं ये कहूंगा कि जब आपको माइंड सबसे फ्रेश हो, आप सुबह जग रहे हो, तब मैथ्स करो, या जिस सब्जेक्ट्स का भी फोबिया है उसको उस वक्त करो जब आप सबसे फ्रेश हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम टू द पॉइंट आंसर दिया। और आपने समझा होगा कि अगर आपको मैथ या फिर किसी और सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है तो आपको 3 काम ऐसे कौन से करने हैं। चलिए अब अगला सवाल पूछते हैं सर। अगला सवाल ये कि आपने कहा कि बार बार जब भी आप घर से बाहर निकलते थे तो आपको एक होम सिकनेस होती थी, रोना सा आ जाता था, यार मैं कहाँ आ गया, मुझे घर ही अच्छा था, मेरा गांव ही अच्छा था। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं वो ये
कि इस होम सिकनेस से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप बाहर निकलना पड़ेगा, अपने नटशेल से बाहर निकल के कमाने जाना है, बड़ा कुछ करना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। तो 2 ऐसी सलाह जो आपने भी आजमाई जिससे आपकी होम सिकनेस वाली जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो। मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे देखिए 12th तक तो फोन नहीं थे इसलिए नहीं निकल पाए, उसके बाद फोन आई भी तो वीडियो कॉल नहीं थी। अभी तो चीजें बहुत आसान है कि आप, और तीसरी चीज जो मुझे मुश्किल लगती थी वो ये थी कि मैं एक बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से था जहां मेरी माँ सुबह से शाम तक नल चला रही है और मैं वहां वो टंकी खोल के पानी नहा रहा हूं, तो मुझे ये चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करती थी कि मैं यहाँ इतने आराम में हूं, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती थी। तो अभी वैसा कुछ भी नहीं है। अभी आप घर पे फोन पे बात कर सकते हो माँ बाप से, अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बस हम ये ना करें कि इस फोन के गलत इस्तेमाल में समय ज्यादा खराब कर दें। बाकी ऐसा मुझे लगता है कि अच्छे दोस्त बनाने से और काम में बिजी रहने से, काम में अगर हम अपने आप को बिजी रखते हैं लगातार, जैसे आपकी 4 क्लासें आप 5 कर लो, स्टार्टिंग में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप क्लासेस ज्यादा करो, घर पे कम पढ़ो। आप क्लासेस में बैठे रहोगे, लोगों को देखोगे, एक्सपोजर मिलेगा, टीचर हंसाएगा, बातें करेगा, तो वहां से फिर मन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप स्टार्टिंग में ये मत सोचो, डर तभी लगता है जब मुझे लगता है कि बहुत प्रेशर है और मुझे अच्छा करना ही है। आप स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना मान लो कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे क्लास में जाके बैठना है, मुझे अपने आप को इस माहौल में ढालना है, फिर मैं पढ़ना शुरू करूँ। तो अगर हम वैसी सोच बना लेते हैं तो फिर इससे बाहर छुटकारा मिलता है। क्या बात है, क्या बात है। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आपके मैथ से बड़े अच्छे नंबर आते थे जो आपने हमेशा कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे यूथ को, चलो मैथ में तो फोबिया है ही, एक और सब्जेक्ट में फोबिया है जिसको बोलते हैं इंग्लिश। आजकल ऐसा लगता है कि अंग्रेजी ना बोलो तो पता नहीं हमें कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आप उस फोबिया से, मुझे लगता नहीं कि आपको वो फोबिया है क्योंकि आप बिंदास हो और एकदम अपनी देशी भाषा में बात करने वाले इंसान हो और आप ये समझते हो कि अंग्रेजी कुछ नहीं होती। भाई अंग्रेजी नहीं आने के बावजूद भी मर्सिडीज GLS में घूमने वाला इंसान है ये, तो अंग्रेजी इतनी कुछ खास जरूरी नहीं है। बट फिर भी उस इंग्लिश वाले फोबिया से बाहर निकलने के लिए 3 ऐसी सलाह जो आप देना चाहोगे वो क्या होगी? इंग्लिश का फोबिया, मुझे लगता है कि इंग्लिश को उतना ही लो जितना एग्जाम में जरूरी है। आप आजकल हम जैसे असली शो ऑफ यहाँ पे आता है कि हमें लगता है हम एग्जैक्टली, ऑब्वियसली, सीरियसली, रियली, एक्सक्यूज मी ये बोल के समझते हैं हमें इंग्लिश आ गई, ये बहुत रुतबा हो गया, ऐसी करके मैंने बातें कर ली। ये कोई इंग्लिश नहीं है, ना ही इसकी जरूरत है। इंग्लिश एक कम्युनिकेशन है कि अगर मैं हिंदी में अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख सकता हूँ, मेरी बातों में कितना दम है ये मायने रखता है। इंग्लिश से पता चला इंग्लिश बोलने के चक्कर में मैं अपने इमोशंस ही ठीक तरीके से नहीं बता पा रहा, मैं अपनी बात को स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं रख पा रहा, तो कोई मतलब नहीं है। आप ये भूल जाओ, जिस दिन आपका टैलेंट बोलेगा इंग्लिश पीछे छूट जाएगी। बहुत बढ़िया। लोग आपसे, मैं आज देखता हूं कि अगर किसी साउथ की कंपनी को मेरे से मीटिंग करनी हो, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो मैंने देखा कि वो ट्रांसलेटर लेके आए मीटिंग में, जूम मीटिंग। उनको पता था रिसर्च करके कि ये बंदा इंग्लिश में नहीं बोलेगा, और मुझसे कुछ नहीं पूछा। और मुझे थोड़ा ये था कि यार मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो नहीं, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश ट्राई करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा। तो इंग्लिश को, ग्रामर, जिन चीजों की जरूरत एग्जाम निकालने के लिए, वो ठीक है। बाकी ऐसा मत सोचिए कि इंग्लिश नहीं आती तो मेरा करियर खत्म है। बहुत से लोगों को पहले से चिंता होती है, मैं बाहर जाऊंगा, कभी विदेश जाऊंगा। अभी पहले जहां हो वहां तो ठीक कर लो कि अभी आपको विदेश की चिंता हो रही है कि कोई आपसे बात नहीं करेगा। और कई लोगों को ये लगता है कि लड़कियां, जो लड़के इंग्लिश बोलते हैं उनको बहुत अच्छा समझती हैं आवाज। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो आपका ये जो आपका थॉट प्रोसेस को थोड़ा चेंज करता है। सर आप ये बताइए कि सबसे पहले, वैसे तो आपने बताया था, पर सबसे पहले जब आपने कमाना शुरू किया था, मंथली आपने सबसे पहले कितना अर्न करा था? मैंने तो 200 रुपए से शुरुआत की थी। ट्यूशन पढ़ाता था मैं 6th क्लास के बच्चे को। ठीक है। सन 2006-07 200 रुपए महीने से स्टार्ट। ठीक है। अब थोड़ा और सवाल को आगे लेके जाते हैं। आज के समय लमसम आप बता दीजिए कि ये जो अंग्रेजी जरूरी नहीं है, समझ रहे हो आप, लमसम बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं, मैं जोड़ता नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि मतलब मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, बहुत तो नहीं, कि मेरा ओवरऑल 30-35 खर्चा हो जाता है महीने का। 30-35 लाख तो सिर्फ खर्चा होता है, समझ लो आप। ये 30-35 में बोले, लाख मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ। करोड़ तो नहीं है अब वो। मैं नहीं लाख ही मैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर ऐड करूंगा, वरना फिर नीचे लोग कमेंट में कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो जाता होगा, ऐसे नहीं होता है। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, मेरे पास काफी गाड़ी है, तो उन सब में आपको पता ही है पैसा लगता है। फिर मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है, मतलब महीने में कभी ऐसा होता है मैं कुछ दुबई जाके खरीद के ला रहा हूँ। मुझे कपड़े, जूते, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड ना हो जिसके जूते मेरे पास ना हो। क्या बात। तो वो सब चीज़ों में लाइफ जीने में लग जाता है। और अब मैं, ये जरूर है कि जब ये सब मैंने कर लिया, तो अब जैसे मैं पहले 40 पता था, तो 30-35 है, वो धीरे धीरे 20-25 तक आ जाएगा। क्योंकि अब एक बार करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ठीक है, एक बार करना जरूरी था, वो मैंने कर लिया। मुझे एक बार करके देखना था कि इससे होता क्या है। आप ये समझ लो कि इंग्लिश के बिना भी एक लेविश लाइफस्टाइल है सर की,
और आप ये इसको पता है ये क्यों बताया जा रहा है सर, जरा समझ लो। इसलिए नहीं कि हम कोई शो ऑफ करना चाहते हैं, इसीलिए कि आपके अंदर से फोबिया निकले कि अंग्रेजी मुझे आएगी तभी मैं कामयाब होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल से गांव से निकल के यहां तक पहुंचे हैं ये, और इतना पैसा। आप सोचो कि मैं यहाँ, इन्होंने क्या बताया, मैंने पूछा आप कितना कमाते हो, इन्होंने ये बताया मैं कितना खर्च करता हूँ। समझ रहे हो, 30 से 35 लाख रुपए। आपकी गाड़ी पर आते हैं, आपने बहुत गाड़ियों का, मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक है बाय द वे, और इतना शौक है कि मैं, जो मेरा फर्स्ट कार थी उसके बाद से मैंने अभी बाइक चलाई नहीं। मुझे बाइक का बिल्कुल शौक बिल्कुल नहीं, same. बिल्कुल मैं भी ऐसा ही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नहीं है। एकदम मैच हो गई। अब मैं तो जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, जब मैंने कुछ पैसे कमा के बाइक ली, तो मैं सोचता था थोड़े और होते तो नैनो ले लेते। नैनो सही बात, ये था। तो मेरे जैसे ही हैं सर, तो अपने को गाड़ी का बड़ा शौक है। पर आज आपसे जो आप बोलते हैं गाड़ियों का बहुत शौक है, आप गाड़ियों का जखीरे के बारे में बात करते हैं कि चलो पहली कार आपकी GLS थी, उसके बाद क्या सीखा? हाँ, मतलब उसके बाद फिर मैंने हर साल ही लिए एक दो कार। तो अभी 4 साल हो गए उस हिसाब से, मतलब नंबर पे नहीं जाते हैं क्योंकि अभी और भी ऐड होने वाली हैं। अच्छा तो ये है। अच्छा, अब फिर से बोल आपकी फेवरेट कार? मतलब मैं वो बता देता हूँ, वो मैं ना लिख के, अभी जो मेरी अपकमिंग कार्स में जो मुझे लगता है, मेरा एक फोल्डर है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या बात? अभी जैसे क्या है कि मेरा जैसे फोन आएंगे तो आप देखिए, मतलब मेरा रहता है कि फोन अगर आज लॉन्च हो रहा है, जैसे अभी ये लॉन्च हुआ नहीं है इंडिया में जो मेरे पास फोन है, बट मेरे पास होगा। वॉच अभी कल ही लॉन्च हुई है तो मेरे पास होगी। मतलब मुझे इंस्टेंट चाहिए कि बस ये है तो लेटेस्ट होना चाहिए अपने पास। क्या बात? अभी मैं जो सोचा हुआ है, देखो बाकी भगवान कहाँ है। अभी G63 AMG जो मर्सिडीज है, एक S क्लास भी होनी चाहिए, एक उरस होनी चाहिए लैम्बोर्गिनी की, एक रॉयल्स रॉय फैंटम होनी चाहिए, एक ऑडी R8, एक रेंज रोवर वोग, एक पोर्शे पनोरमा और एक मासेराटी। रेंज रोवर इवोक में चेंज करा देता हूँ, वेलार लेना। अच्छा नहीं, मैं वो वाली लेना चाहता हूँ जो ये मोदी जी के पास थी पहले। हाँ अच्छा, नहीं इवोक से, इवोक के जैसी है। वेलार थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, वो बहुत प्यारी है। अच्छा, मेरी फेवरेट है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैंने तो अभी मर्सिडीज लिए, बड़ा अगर मेरे को और थोड़ा होता तो मैं वेलार ही लेता। तो क्या बात है, मतलब शौकीन आदमी बैठे हैं आपके सामने। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं सिर्फ ये जो पढ़ाता हूँ तो मेरा फ्री एजुकेशन पे पूरा फोकस है, और जो भी मेरी अर्निंग सोर्सेज की अगर बात करें तो कुछ हमारी ऐसी कंपनियां हैं जो जिनके फॉरेन क्लाइंट भी हैं, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, बट मेरे कुछ और बिजनेसेस भी इन 4 सालों में आए, और मैंने जिसमें भी मतलब स्टार्ट किया है वो सब पॉजिटिव गया है। शायद आप सबके प्यार की वजह से या दुआओं की वजह से कि सब कुछ पॉजिटिव गया है। तो मैं वहां भी है जहाँ पे किसी स्टूडेंट, तभी मैं आपके लिए इतना कर पा रहा हूँ कि मैं खड़े होकर फ्री रात को 3-3 साढ़े 3 घंटे क्लास लेता हूँ, पढ़ा पाता हूँ, वो तभी है कि मैं और जगह अच्छा कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये चीज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो कहते हैं कि अरे बच्चों का, उन लोगों को लगता है कि क्या बच्चों का पैसा, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए तो हमने लगाया है। एक और सवाल, जब आपकी जर्नी हम लोग सुन रहे थे तो महिलाओं से आपने कहा कि महिलाओं से बात करने बड़ी कतराते थे आप, ठीक है। फिर अचानक से 2014-15 में आपका एक प्रेम का फुहारा फूटा। तो जब कोई इंसान महिलाओं से बात करने से भी कतरा रहा है, वो अचानक से ये फूल कैसे उग गया? नहीं, हम कतरा इसलिए नहीं कि हम डर रहे कि सामने वाला क्या करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बात करने में कहीं किसी से कम है। तो पहली बार बात जो अपना 2014-15, अच्छा, पहली बार बात करने, मतलब वही जैसे हमारी गणित अच्छी थी, सामने लगे थे क्या थोड़ी गणित हमें भी सिखाओ, बताओ क्या होती है ये। तो गणित सिखा रहे थे और केमिस्ट्री हो गई। हाँ, मतलब केमिस्ट्री हो गई। बाकी ऐसा नहीं था, स्टूडेंट नहीं, मतलब साथ में हम लोग पढ़ते थे। तो वही है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में तो उन्होंने एग्जाम निकाल दिया था पहले अटेम्प्ट में। तो अभी शादी उन्हीं से हुई है या फिर? नहीं, मतलब अब वो मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज हम यहाँ पे ना रखें कि कहानी कैसे कैसे क्या गई है, बट सब अभी लाइफ बहुत अच्छी है। बस यही कहूंगा कि लाइफ बहुत अल्टीमेट है, ना खुद से ना खुदा से कोई शिकायत नहीं है। शायद कुछ ऐसा रहा नहीं जो कभी कुछ सोचा और पाया नहीं, मतलब जो कुछ भी चाहा, जो कुछ भी सोचा, वो सब कुछ पाया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अगर अच्छे जो भी कर्म किए हैं, मेरे भी पुण्य कर्मों का फल हमारे बच्चों को मिले कि वो भी अपनी मंजिल तक पहुंच पाए जो वो सोच पाते हैं। एक और सवाल लास्ट पूछेंगे, उसके बाद अगले सेगमेंट पे चलेंगे। आखिरी सवाल, जैसे ही होम सिकनेस से, मतलब होम सिकनेस की वजह से आप कहीं बाहर जाते थे तो एक लड़का जो रोते रहता था, लड़कियों से ढंग से बात नहीं कर पाता था, और मतलब इतनी हिम्मत नहीं थी जहां तक अपनी बातों से लगता है, वो बंदा आज यूट्यूब पे गवर्नमेंट से भी लड़ पड़ता है। अच्छा, मतलब नहीं, अब मुझे जानना है कि ये आपके दिमाग में क्यों आया और इतनी हिम्मत आपने कैसे जुटाई, वो उसके बारे में। नहीं, मतलब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप किसी लड़की से बात करना, एक तो पर्पज क्या है, पर्पज उतना क्लियर नहीं है ना, क्यों आप बात करना चाहते हैं, तो इसीलिए डर था। अगर मेरे पास वहां भी एक अच्छा पर्पज होता तो मैं जरूर करता, ठीक है।
तो जैसे कोई सवाल पूछ ले मुझसे तो मैं बहुत अच्छे से बताता था। 10th में एक थी सालनी, वो पूछती थी सवाल तो मैं बताता था ट्यूशन में। हाँ। लेकिन अब जैसे सालनी को सवाल बता के निकले, बाहर एक लड़के ने कह दिया कि आज के बाद सालनी से बात नहीं करेगा, हमने डर से बैच चेंज कर दिया। तो वो डर ये था कि घर तक बात ना आए। हम इन चीजों को गांव में क्या होता है आप गलत मानते हैं, किसी महिला से बात करना मतलब गलत है, सही अच्छी बात है नहीं, महिला से बात करना ही गलत है। तो वो मेंटेलिटी हमारी थी। बाकी ऐसा नहीं कि डर मेरे अंदर कभी नहीं था, क्योंकि जब आप सच्चे होते हो, जब आपका दिल सच्चा है और आपको पता है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बोलोगे। और मैं सबसे आगे बोला हूँ, चाहे कोई मामला हो, ये बात सच है। बच्चों के साथ यूएफएम का मामला हो, रेलवे की डेट्स नहीं आने, सबसे पहले आगे मैं खड़ा हुआ। और आपने देखा भी होगा कि इस पूरे दौर में शायद मैं अकेला ऐसा टीचर था जो सबसे आगे खड़े होकर भी सरकार ने कोई एक्शन या एफआईआर नहीं की मेरे खिलाफ, जबकि बहुत सारे लोगों के खिलाफ हुई। क्योंकि मैंने कभी गलत शब्दों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपनी बात को सही तरीके से रखा। मैं लाइव में भी आया तो मैंने ये नहीं है कि मैं मोदी जी को गलत तरीके से बोल रहा हूं, मैं उनकी नीतियों को, उनके द्वारा किए गए काम को, उनके संस्थाओं द्वारा किए काम को गलत ठहराया मैंने। उनको ऐसा नहीं कि मैं सरकास्टिक वे में कुछ गाली गलौज कर रहा हूँ, ये सब मैंने नहीं किया। ठीक तरीके से अपनी बात रखी, ताकि जैसे मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ कि मोदी जी की जो बिल्कुल खास लोगों की टीम में हैं सोशल मीडिया में, वो लोगों ने भी मुझे जब कांटेक्ट किया तो बहुत अच्छे से बात की। और उन्होंने कहा कि जो आप बात कह रहे हो उस पर काम होगा। तो उन्होंने, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप गलत बोल रहे हो, आप अपना वीडियो डिलीट करो। उनकी हिम्मत, क्योंकि उनको भी पता था कि जो मैंने बोला है वो सही है। तो मुझे कभी, जैसे बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे ऊपर कभी गवर्नमेंट का प्रेशर है, कुछ है, कभी नहीं। बल्कि मुझे अगर उनके यहाँ से कॉल आई तो ठीक तरीके से आई कि हम ये करेंगे, आप इस चीज को ये करो। क्या बात है, क्या बात है। तो यहां पर हमारे लंबे आंसर्स का सिलसिला भी खत्म होता है। अगले सेगमेंट पर चलते हैं। और आई थिंक आपने बहुत सारी चीजें अभिनय सर के बारे में जानी होंगी। अगला सेगमेंट है हमारा द रैपिड फायर। सर रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ। अभी तक तो आपने इत्मीनान से आंसर दिए, पर ये जो सेगमेंट हमारा है उसमें इत्मीनान से आंसर आपको देने ही नहीं है। ये रैपिड फायर, इसमें आपसे सवाल पूछेंगे और एकदम फटाफट से आंसर देना है और आपको समय नहीं लेना है। एक बात मैं यहाँ पे बस ये कहूंगा कि मेरा आज पॉडकास्ट करने का बिल्कुल मूड नहीं था बट अभी पता नहीं कैसे इतना मूड बन गया आपके साथ, मतलब मजा आ गया। पहले पता नहीं, मैं लग रहा था यार नहीं करता हूँ, मैं कितना कोशिश करता कि आपको मना कर दूं, नहीं करता हूँ, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि यार हमने ये काम नहीं। तो ऐसे में बच्चों को भी कहता हूँ कि बहुत बार जब आपको कोई काम असाइन होता है आपको लगता है नहीं करो, लेकिन आप ये सोच लो कि ठीक है थोड़ी देर करेंगे फिर क्विट कर लेंगे, और वो काम फिर पूरा हो जाता है। बहुत बार हमारे क्लास लेने का मन नहीं है, 10 मिनट पढ़ा के छोड़ दूंगा, फिर 10 से आधा घंटा। तो जब भी मन ऐसा करे और कोई काम अगर सही है तो उसको करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो, क्या पूरा वो अपने आप हो जाएगा। तो मैं आपको चेता देता हूं, रैपिड फायर में हम लोग आपसे सवाल पूछेंगे, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी हो सकते हैं, पहले आसान होंगे पर धीरे धीरे वो मुश्किल होते चले जाएंगे। पर आपको समय नहीं लेना। अगर आपने समय लिया ना तो फिर क्या होता है, इंसान सोच समझ के डिप्लोमेटिक आंसर करता है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। इससे बड़ा ये तो आप मना कर देना, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। पर मजा तभी आएगा ऑडियंस को जब आप एकदम सटीक, एकदम सटाक आंसर दोगे। तो पहला सवाल लेते हैं, आसान सवाल से शुरू करते हैं। अगर अभिनय जो हमारे सर है उनको एक ही शब्द में डिस्क्राइब करना है कि यार ये शब्द मुझे एकदम बराबर पहचान देता है, वो क्या? ओ मैथ्स ही है। M फॉर मोटिवेशन है, A फॉर ऑथर है, T फॉर टीचिंग है, H फॉर ह्यूमर है। क्या बात है, तो बहुत बढ़िया जवाब है यार, इसके लिए तो तालियां बनती है। मैथ्स, M मने मोटिवेशन, A मने ऑथर, आप ऑथर भी हैं, उसके बाद T मने टीचिंग और H मने ह्यूमर, क्योंकि सर एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ है और सबको हंसाते रहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, आपका निकनेम क्या है, घर पे आपको क्या बुलाते हैं? वैसे मुझे तो मेरा नाम अभिनय है, लेकिन गांव में कुछ लोगों को पता नहीं होता, मेरी ताई है, मुझे अबनू कहती है। अबनू, ठीक है, उनको पता नहीं, लेना नहीं आता है क्या है, बट निकनेम मेरा घर का अभिनय है, मेरी मम्मी अभिनय कहती है। अच्छा, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। बचपन से अभी तो आप शायद उस तरह की थॉट प्रोसेस नहीं रखते होंगे, बचपन में या अभी भी आपका फेवरेट पशु, एनिमल कौन है? घोड़ा। तो आप सोचता हूँ कि मैं पालूंगा एक बड़ा घोड़ा। अच्छा, सोचते हो, मतलब आपने पहले कभी हॉर्स राइडिंग करी है? हाँ, मतलब थोड़ी बहुत। क्या बात है। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मैंने एक्टिंग पे ज्यादा ध्यान, मैं खुद, मुझे ठीक लगता है अपना, मैं चलो, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कभी तो किसी को देखा होगा एक अलग नजर से। कई बार बदल गई ना ये, पहले जब रफ कॉपी थी बचपन में, बड़ा तो ऐश्वर्या राय की इतनी फोटो उस पे आती थी, तो अच्छी लगती थी। फिर जैकलिन आ गई, फिर जैकलिन का मामला हुआ तो उसको फिर हमने लगा कि बाकी गिफ्ट दे सकते हैं तो अभिनय सर भी दे सकते हैं, तापसी में बदल दिया। तापसी में भी फिर एटीट्यूड आ गया, तो अभी देख रहा हूँ किसको बनाऊं फेवरेट। भैया अभिनय सर बहुत शौकीन है, गाड़ियों का जखीरा है, गिफ्ट ये भी दे सकते हैं।
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका फेवरेट फॉरेन में बताना है क्या, लेकिन एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा। अगर फेवरेट हीरोइन जो मैं बीच बीच में भी जिसको स्टॉक करता रहता हूँ वो है हिंदी मीडियम की पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है सवा कमर। सवा कमर मुझे यार आप बड़ी अच्छी लगती हो। क्या बात है, तो ये दिल की बात पाकिस्तान तक पहुंचा दो। अभिनय सर है ना, सबा करीम, सवा कमर, सबा कमर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे चलते हैं। आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है? मजा आ जाता है जिसको खेलने में। आपने पूछा कि कोई, मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है बट मुझे खेलना नहीं आता। मैं बहुत खराब तरीके से खेलता हूँ। जैसे मेरा रनअप शोएब अख्तर से भी लंबा है बट मैं जब बॉल डालता हूँ तो मेरा हाथ नहीं घूमेगा। और दूसरा ये कि मैंने गांव में पटली से खेला तो मैं बल्ला ऐसे पकड़ता हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं यूट्यूब पे क्रिकेट के, बट मैंने अभी खेलना शुरू किया 2 साल से और मुझे बहुत मस्त लगता है। क्रिकेट में मजा, पूरा एंजाइटी सब कुछ निकल जाता है आपके दिमाग का स्ट्रेस। तो आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन? फेवरेट क्रिकेटर एक था, एक है और ताउम्र रहेगा, वो है वीरेंद्र सहवाग। जब से उन्होंने खेलना शुरू किया मैंने देखना शुरू किया, जब उन्होंने खेलना छोड़ दिया मैंने देखना छोड़ दिया। ऑल टाइम फेवरेट वीरेंद्र सहवाग। आपकी फेवरेट फॉरेन डेस्टिनेशन कौन सी है? जब बाहर जाके लगता है यार अकेला जाऊंगा तो मैं उस कंट्री में जाऊंगा। दो ही ठीक लगते हैं। अकेले से मतलब नहीं है, मुझे रहता है कि यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, हर देश की चीजें मिल जाती है, शॉपिंग के नजर से मुझे दुबई अच्छा लगता है। अगर आपको ये बोल दिया जाए, आपको बहुत स्ट्रेट आंसर देना, अगर आपको बोल दिया कि भैया अभिनय ये $1 बिलियन सिर्फ एक ऐसी कंट्री घूमने को दे रहे, तुम कुछ भी करना उस पैसे का, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं देखने वाला, कहाँ जाओगे? ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, मेलबर्न। वहाँ पे गैजेट्स बहुत मिलते हैं और मुझे बहुत पसंद है। मतलब गैजेट्स है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे रहे हो आप। अगले सवाल पे चलते। नेक्स्ट है, आपको क्या अच्छा लगता है? आईफोन नो, मतलब एंड्रॉइड कुछ नहीं है। आईफोन मतलब 100 और 1 का रेशियो है। अच्छा, आईफोन, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या म्यूजिक में क्या अच्छा लगता है? कौन से जोनर के गाने आप ज्यादा सुनते हो? ये मेरा बड़ा खराब सा आंसर है, मैं वही सुनता हूँ, भीगी भीगी रात, मतलब पुराने गाने। अदनान गाने, अच्छा, पुराने और भी पुराने कुमार, ये कुमार शानू, नहीं कुमार शानू से भी पहले के, किशोर कुमार, मुकेश कुमार, यही सब। बहुत बढ़िया। फाइनली आपने नाइट आउट कितने किए? मतलब मैंने नहीं किए। मैंने नहीं किए, अब तो आपको मतलब पता लग गया। पहले मतलब नहीं पता था तो मैंने कहा कि बहुत किए। आपने आज से पहले, मतलब अभी से पहले, गूगल पे जो लास्ट चीज सर्च की थी वो क्या थी? ईमानदारी से बताना। गूगल पे जो लास्ट चीज मैंने सर्च की थी वो मैंने सर्च की थी कि अगर आपका सिम पोस्टपेड है तो क्या उसे ई सिम घर बैठे कर सकते? अच्छा, ऐसा। हाउ कैन आई डू ई सिम ऑनलाइन डायरेक्टली एट होम? उसके पीछे का रीजन आईफोन 14 है। हाँ, मतलब वॉच ली तो स्विच करना था मुझे उसमें, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास आईफोन था वो डुअल सिम था, उसमें दोनों फिजिकल सिम लगती थी। तो ज्यादातर आप टेक्नोलॉजी वाली चीज ही सर्च करते हैं और उसी में इंटरेस्टेड है। हाँ। क्योंकि शादी हो गई है आपकी। नहीं, मतलब गूगल कभी कभी जरूरत पड़ती है। ऐसी पर्सनालिटी जो आपको बहुत मोटिवेट करती, वो कौन है? जो बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है तो वो मेरे पेरेंट्स ही, पापा। ठीक है। आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? यार मैंने, मतलब सॉरी टू से, बट मैंने मोटिवेशनल स्पीकर को कभी सुना नहीं है। मतलब या तो जरूरत नहीं महसूस हुई, लाइफ में चीजें धीरे धीरे जल्दी जल्दी सब अपने आप होती गई, तो मैंने कभी नहीं सुना है किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को। बट अगर मैं ये कहूँ कि किसी की बातें मुझे जो थोड़ा बहुत टच करती हैं तो ओशो को कह सकते हैं। मैं ओशो को बातें मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है, बट हाँ वो एक क्रांतिकारी बंदा था। हाँ, मतलब मैं उनकी सारी बातों को सही नहीं मानता, इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि वो दौर अलग था, अभी दौर अलग है। तो अभी के दौर के हिसाब से जितनी बातें उनकी सही है वो मुझे सही लगता, उन्हें मैं मतलब कहता हूँ और अप्लाई करता हूँ। आपकी फेवरेट फिल्म? बागवान। फैमिली में बहुत देखी है मैंने। पहली फिल्म जितनी दिखाई है घर वालों ने कि वही फेवरेट बन गई। ये ऐसे मैंने मूवी 7-8 देखी है लाइफ में, ज्यादा देखी नहीं मैंने। ये ऐसे फैमिली पर्सन है जिन्होंने बहुत नाइट आउट किए हैं। अगला सवाल, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन की अगर बात करें तो कौन होगा? ये तो थोड़ा आपने बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया, इसलिए कहा था एकदम ना सोचना नहीं है, सोचना नहीं है कि मतलब एकदम बता देना है सीधे सीधे, एकदम सीधे। मजा अगर वैसे एज ए, मैं 2 बता रहा हूँ यहाँ पे कि अगर एज ए पर्सनैलिटी की बात करें तो डिम्पल पसंद है। अच्छा, डिम्पल कपाड़िया? नहीं, डिम्पल यादव। अच्छा, मुलायम सिंह जी की। हाँ वाइफ, पर्सनालिटी, ठीक है, बेटे की वाइफ। और अगर एज ए पॉलिटिशियन जो मुझे लगता है कि देखिए, मैं वैसे ये नहीं मानता कि खराबों में अच्छा कह सकते हैं या खराबों में कम खराब कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, केजरीवाल को कह सकते हैं। केजरीवाल कह सकते हैं,
तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई और, तो आप क्या बोलोगे? फेवरेट पार्टियां तो मेरी एक दो हैं, बट वो उन्हें कोई जानता भी नहीं, उनके कभी विधायक जीते भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो वो मेरी फेवरेट पार्टियों में कोई भी एक नहीं है। बाकी ये है कि जो भी गलत करती है, सही करती है, हम उसको ट्विटर पे आईना दिखाते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। समाज की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है इससे मतलब नहीं है। अगर किसी राज्य में कोई एग्जाम का पेपर आउट हो गया, कुछ भी हो गया, अभी बहुत गंदी भी हो गई है पॉलिटिक्स। अभी ऐसा हो गया है कि मुझे एज ए पर्सनैलिटी वैसे मोदी साहब भी बहुत पसंद है, बट उनका ऐसे हो गया कि उनको पीएम भी बनना है, उनको 28 राज्यों का सीएम भी रहना है, वो हर जगह अपनी ही चाहते हैं। तो अभी जो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में लड़ाई है, इससे मैं थोड़ा सा आहत रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देश को आगे लेके जाना है तो देश तो एक नाम है, बट वो देश राज्यों से मिलकर बना है। तो राज्यों की तरक्की होगी तो देश अपने आप आगे जाएगा। तो सबको साथ मिलके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भविष्य में आप पॉलिटिशियन बनने की सोच रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अभिनय सर की सबसे बुरी आदत कौन सी है? मेरी सबसे बुरी आदत जो लोग बताते हैं वो ये है कि अगर कोई मुझसे एक कदम पीछे हटता है तो मैं 10 हट जाता हूँ। मतलब मुझे प्रेम सबसे मोह नहीं है। मैं किसी जाने का पश्चाताप नहीं कर पाता। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि आपके जाने से मुझे प्रॉब्लम है। आप जब भी लाइफ से कहेंगे कि जाना चाहते हैं तो जाइए, आप जाइए, स्वागत है आपका। एक और चॉइस लेनी है आपको, गांव का घर के सरोजनी नगर? गांव का घर या सरोजनी नगर? अभी की बात करूं तो अभी गांव बहुत अट्रैक्ट करता है, फिर से जाने का मन करता है। क्या बात। बट जब गांव में थे तब लगता था सरोजनी नगर अच्छा होगा। वही है कि जहां हम होते हैं तो ऐसा लगता है हमें, बट जहां आप जिस हाल में, जिस चाल में, वो खुश रहना चाहिए। ओशो का आपने बहुत पढ़ा, आप बता रहे हैं कि ओशो से आप इंस्पायर्ड रहते हैं, मतलब उसकी जो पॉजिटिव चीजें वो आपको ठीक लगती हैं। बट मैंने स्पेशली जैसे जाके नहीं पढ़ा। अगर उनका कोई क्वेट्स आ गया, उनका कोई वीडियो मेरे सामने आ गया तो मैंने सुन लिया। तो मैं स्पेशली ऐसा नहीं कि मुझे उनको सुनना है, उनसे बहुत बातें जाननी है, ऐसा नहीं। मैं अपनी लाइफ से ही सीख के अप्लाई करता रहता हूँ। मुझे लगता है ये गलती पहले की, अब दोबारा नहीं करनी। फिर भी आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया? सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसने किया? तो वो मेरे फादर ने। पिताजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा रैपिड फायर राउंड यहाँ पे खत्म होता है। अगला सेगमेंट यानी कि सेगमेंट नंबर 3, जिसमें मैं आपके सामने कोई एक शब्द बोलूंगा। उस शब्द को सुनते ही पहला विचार आपके दिमाग में क्या आता है आपको तुरंत बताना है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने अगर बोला सनी, आपके दिमाग में क्या आया? सनी 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 की 7:30 आई वैसे। ठीक है ना, आप समझ गए हो क्या? आपको जवाब के सनी की 7:30 आई। तो इन्होंने शुक्र मनाओ कि इन्हें सनी लियोनी या दियोल नहीं बोला। तो इन्होंने सनी की 7:30 बोली। इतने देसी आदमी हैं, इनको दियोल भी नहीं पता, इनको लियोनी भी नहीं पता। अगले सवाल समझ गए होगे सवाल कैसे। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा डायरेक्ट। पहला जो पिक्चर एकदम दिमाग में आ जाए वो आपको बोलना है। ठीक है, पहला सवाल, और ये कैसे भी हो सकता है। पहला सवाल, कार। मर्सिडीज, ऑलवेज फेवरेट ब्रांड। मोबाइल, आईफोन। वॉच, आई वॉच। कपड़े डियोर। ठीक है, अब थोड़ा और आगे आते हैं। अब इसको बदलते हैं, सेगमेंट चला गया। आपकी फेवरेट वेब सीरीज? कोई भी नहीं देखी मैंने आज तक। ठीक है। फेवरेट? मुखर्जी नगर मसला मैंने खुद बनाई थी। अच्छा, आपने खुद ही बनाई थी, क्या बात है, क्या बात है। अगला, नेक्स्ट, पैसा जरूरी है, और पैसा कैन मैनेज एवरीथिंग, एवरी रिलेशनशिप, एवरीथिंग इन द लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ मैनेज कर देता है पैसा। आपके रिश्तों को भी अच्छा कर देता है, आपके जीवन को आसान बना देता है। बट ये नहीं कहेंगे कि अब इस पर थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं ना, थोड़ा सा। मतलब मैं एक चीज कहूंगा कि जिनके पास पैसा नहीं होता ना, पता है लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं। या नहीं होते तो आप ये कह के डाल देते हो पैसा हो जाएगा, देख लेंगे। लेकिन जब पैसे के बाद प्रॉब्लम्स आती है ना, वो लाइलाज है, उनका कोई इलाज नहीं। इसलिए लोग अलग हो जाते हैं। हमने देखा होगा डाइवोर्स कभी नॉर्मल लोगों में नहीं होता, पैसे वालों में होता है। क्योंकि पैसे के बाद जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये पैसे का नुकसान भी है और फायदा भी है कि पैसे से सब कुछ मैनेज होता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स रह गई तो उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, इलाज। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छी चीज भी है, और अगर दिमाग पे ना चढ़े तो। और बाकी यही है कि ये सोचना चाहिए कि यार ये शरीर भी लीच पे एक दिन छोड़ के चले जाना है। सही बात। घमंड अगर किसी चीज का ना करें, ये ना सोचें कि सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरे लिए तो खराब है। और अगर ये सोचें कि भगवान ने मुझे सबका ख्याल रखने के लिए दिया है, खुद भी जीना है, लोगों में भी बांट कर जीना है, तो अच्छी चीज है। क्या बात है। स्टार्टअप अभी मुझे डर लगता है बहुत सुन के। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है और बदलेगा। इंडियन पॉलिटिक्स खराब हो रही है, बट अच्छा बनाना है इसको। इंडियन मीडिया बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूब इसको कंट्रोल किए हुए।
श्रीमद् भागवत गीता। से मैं एक ही बात जो सबसे ज्यादा सीखता हूँ वो ये है वर्तमान में जीना, और उसके लिए होता है कि आप प्रेम में हैं, जहां आपका वक्त शून्य हो चुका है वही एक तरीका है। आप सबसे प्रेम करेंगे तो आप वर्तमान में जी पाएंगे। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसने वर्तमान में जीने की आदत डाल ली उसका जीवन बहुत अच्छा है, और उसके लिए है कि सबसे प्रेम करना, मतलब किसी के बारे में खराब नहीं कहना, लोगों की में अच्छाइयाँ देखनी है, लोगों की बुराइयां नहीं, जज नहीं करना, क्योंकि इफ यू जज देन यू कैन नॉट लव एनी। भगवान सब देख रहा है, सब देख रहा है, बस अच्छाई बुराई सब कुछ। आपके पिताजी? अल्टीमेट गाय यार, हीरो, टाइगर, एक इंसान जिसको मैंने मुश्किलों में भी चैन से सोते हुए देखा है। क्या बात है। राहुल गांधी? राहुल गांधी मैं कहूंगा कि ज्यादा पढ़ गए टाइप्स। जितनी पढ़ाई लिखाई देश को जरूरी नहीं थी या लोगों को जरूरी नहीं थी, कई बार आप ऐसा हो जाते हैं। जैसे आजकल का एजुकेशन स्टार्टअप है बड़े बड़े, इक्वल्स टू राहुल गांधी कर लीजिए। ज्यादा पढ़ गए, जिनको समझ नहीं है ग्राउंड की। आपको बहुत आता है बट आपको वो नहीं आता जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं। तो मतलब इनको अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए। नरेंद्र मोदी? अल्टीमेट गाय, ये कह सकते हैं कि ऐसा बंदा जो आपके इमोशंस को पकड़ सकता है, आपके इमोशंस पे चोट कर सकता है, जो आपको हिप्नोटिस बोलते हैं ना, सम्मोहित कर सकता है, हिप्नोटाइज कर सकता है, जादूगर जिसको कहते हैं, मैजिशियन। और बस यही सब है। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल जो हमेशा ये दिखाता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, लेकिन उसको बहुत कुछ बड़ा चाहिए। मतलब बहुत एम्बिशियस है। एम्बिशियस होना गलत नहीं है, बट ये कहना गलत है कि उनको कुछ नहीं चाहिए इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ऐसा नहीं है, वो सीएम बने, उनको पीएम चाहिए अभी। ठीक है, मतलब गलत नहीं है बट ऐसा है, इसलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप, कमाल कर दिया आपने। और मैथ्स के अलावा अगर अभिनय सर मैथ्स टीचर ना होते तो क्या होते? तो मैं एथिक्स पढ़ाना पसंद करूंगा, और साइकोलॉजी पढ़ाना पसंद करूंगा, या फिर फिलॉसफी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। अगर मैं मैथ्स टीचर नहीं होता तो मैं एक्टर होता। क्या बात है, क्या बात है। तो टीचर तो नहीं होता। तो आपने जो सीरीज बनाई है, पूछ लेते थोड़ा हटके, जो सीरीज मैंने उसमें एक्टिंग आप ही नहीं की? मैं नहीं की। अच्छा, कितनी चली वो? यूट्यूब पे रिलीज? यूट्यूब पे ही अभी 3 मिलियन लोगों ने देखा। क्या बात है। यूट्यूब एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करती है। आपको वो एक आईना है जो आपको वो बता देता है कि आप जीवन में कितना आगे जाओगे। एक अनबाइस्ड प्लेटफॉर्म। शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग फॉर्मेट, योर फेवरेट? लॉन्ग। शॉर्ट वीडियो में मजा नहीं आता। मैंने तो आप ही की शॉर्ट से देखा है। एक वीडियो मैंने आपका देखा है जब मैंने आपको जाना है। 2 वीडियो, मतलब एक लॉन्ग तो मैंने देखा, पहले मैंने आपका शॉर्ट वीडियो देखा, मैंने कहा ये बंदा कौन है यार। और रोहित शर्मा पे वीडियो में आपकी, मैं जबकि बहुत कम यूट्यूब वीडियो देखता हूँ, और मैंने आपकी वीडियो तब देखी जब मेरे फोन में यूट्यूब में नहीं रहता था। अभी कुछ महीनों से मैंने यूट्यूब रखना शुरू किया है, दोबारा एक्टिव हूँ। ये बात है लॉकडाउन से पहले की। तो आपके वीडियो बड़े आते थे, वो खिलाड़ियों पे आते थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताते थे, मतलब मैं रोक नहीं पाता था, ये कौन है यार। फिर जब भी आप उसी टाइम आपका जोश टॉक वीडियो आया, तब मैंने फिर वहां से आपको पूरी वो वीडियो सुनी मैंने आपकी। मुझे लगता है मैंने एक वो सुना है और एक देख रहा है विनोद वाले को, 2 ही सुने मैंने जो स्टॉक पूरे, अपना भी नहीं सुना कभी। ठीक है, तो वहां से फिर मैंने आपको, तो मुझे यूट्यूब से और शॉर्ट से आप, मतलब आपके लिए शॉर्ट्स तो आप तो राजा हैं खैर इसमें, बट मेजर शॉर्ट्स में समझ में नहीं आता कि कैसे अपने आप को इतने कम समय में व्यक्त करें। थोड़ा मेरे लिए मुश्किल काम है। वैसे तो अच्छी चीज है कि आप 30 मिनट में वो 30 सेकंड में वो चीजें दे रहे हैं जो लोगों को 10 मिनट, क्योंकि जितना आज के दौर में वही चीज चलेगी। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज मूवियां बॉयकॉट हो रही हैं, क्योंकि आप कम समय में इतना एंगेज कर दे रहे हैं, जनता को जरूरत नहीं पड़ रही मूवी देखने जाने की। तो अच्छा है, शॉर्ट भी अच्छा है, बाकी मैं तो लॉन्ग प्रेफर करता हूँ। फाइनली अभिनय सर का फ्यूचर एक ही शब्द में क्या दिखता है आपको? ये तो बड़ा मुश्किल से आपने सवाल पूछ लिया, बट जो मतलब मैक्सिमम जितना भी एक परिवार जीवन के साथ स्पिरिचुअल हुआ जा सकता है, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम स्पिरिचुअलिटी लिविंग इन द फैमिली, मतलब परिवार में रहते हुए। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी आप देख लेना। आखिरी सवाल, अगर आपको चुनना पड़े स्टूडेंट्स और फैमिली? चुनना पड़े स्टूडेंट्स और फैमिली, मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को ही प्रेफर किया। उसके चलते बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कर सकते आपकी कुछ लोगों के लिए और आप इतनी बड़ी दुनिया को छोड़ दें, इतने सारे लोगों के भविष्य को छोड़ दें। तो एक टाइम पे कभी ऐसा होगा, तो वैसे होना तो नहीं चाहिए, बट अगर होगा तो सही है।
सो अगेन इस सेगमेंट में बहुत ही अमेजिंग जवाब दिए सर ने, और आई थिंक आप लोगों ने भी खूब एंजॉय किया होगा। अब हम इस सेगमेंट से बाहर निकलते हुए हमारे इस पूरे सेशन के आखिरी सवाल पर है सर। हम आपसे सिर्फ एक ही सवाल और पूछेंगे, उसके बाद रैप अप करेंगे हमारे इस अमेजिंग सेशन को, जिसमें बड़ा मजा आया। आखिरी सवाल सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपको बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। हर टीचर का एक फैन फॉलोइंग होता है, और बहुत सारे टीचर आपको बहुत सारे जो बच्चे आपको बहुत उम्मीदों से देखते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिसके लिए इंस्पिरेशन हुआ, वो कुछ करना चाहते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं यार अभिनय जैसा बंदा जो गांव से निकल के कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो 3 ऐसी सलाह जो आपकी जिंदगी बदल दी, जिन 3 सलाहों ने, वो 3 सलाह आप क्या देंगे बच्चों को ताकि उनकी जिंदगी बदले और वो कामयाब हो सके, और एक दिन वो भी कह सके भैया मैं भी शौक के लिए गाड़ियां खरीदता हूं। मैं एक चीज कहूंगा कि आज जो युवा है जो बार बार ये कह रहा है कि मेरे जीवन में बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा परेशानी हो, देखिए मैं ये कहता हूं कि आप जहां हैं और आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बीच का गैप बड़ा है, और ये गैप जितना बड़ा होगा उतना स्ट्रेस है। लाइक आपके पास 1 करोड़ है, आपको 1.25 करोड़ बनाने आसान है। आप सोचें 1 करोड़ है, मुझे 100 करोड़ बनाने मुश्किल है। तो 100 करोड़ तक का सफर तो होगा, बट आपका अगला स्टेप और आप जहां हैं उसके बीच का गैप आप जितना कम रखेंगे उतनी लाइफ स्मूथ रहेगी और आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसका कहने का मतलब बस यही कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट के आगे बढ़ो। ये मत देखो कि कोई वहां पहुंच गया, आपको नहीं पता कि उसके पीछे की कहानी है, पीछे की जर्नी कितनी लंबी है। जो पहाड़ तक पहुंचा है चल के, उसके पैरों में कितने छाले हैं वो नहीं दिखते। तो ये रखना है, ये सब्र रखना है। पेशेंस का मतलब यही है, और पेशेंस सिर्फ रखते हुए ये नहीं सोचना कि अब सफलता मिल जाएगी। इवेल्युएशन, आत्मचिंतन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है कि मैं जहां हूं और कल मैं जहां था वहां से कुछ आगे बढ़ा हूं या नहीं। बीच बीच में अपने आप का मूल्यांकन करना, हर दिन को मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ना कि मैंने आज का दिन कहीं ऐसे ही तो नहीं बिता दिया। दूसरी ये चीज बहुत जरूरी है जो पेशेंस के साथ जरूरी है। और तीसरी यही चीज है कि शॉर्टकट नहीं है। हर कोई यही कहता है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है। जरूरी नहीं है जो आज मेहनत कर रहे हैं उसका फल कल मिल जाएगा, लेकिन ये तय है कि जिसने अपना 100% एफर्ट लगा दिया तो फल मिलना जरूर तय। क्योंकि जिंदगी कुछ आपको कभी देगी नहीं, सिर्फ लौटाएगी। जो आप इसको दोगे, आप मेहनत करोगे, आप तपस्या करोगे, आपको वापस मिलेगा। क्या बात है। फाइनली मैंने तो बहुत एंजॉय किया सेशन, आई थिंक आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली वही जो मैं हमेशा कहता हूँ। देखिए ऐसे मेहमान बार बार तब आएंगे जब आप इसको शेयर करोगे, इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर करोगे। उसके साथ साथ आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अभिनय सर की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, ऐसा कौन सा सवाल का जवाब जो कि अभिनय सर ने दिया आपके दिल को छू गया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और उसके अलावा लास्ट में आपसे कहूंगा कि एक हार्ट तो अभिनय सर के लिए बनता है, तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट जरूर दीजिएगा। चलिए फाइनली थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया एंड वाकई में कमाल कर दिया आपने। एक तो हमने आज रिकॉर्ड बनाया पूरे सेशन में, एक ही सवाल का 1 घंटे तक जवाब कोई दे सकता है तो हमारे अभिनय सर। आज तक हमने 30 पॉडकास्ट किए, पहली बार ऐसा हुआ है, और वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सबसे खास बात ये भी है कि सर का मन नहीं था, उसके बावजूद भी सर ने इतना अच्छा अमेजिंग सेशन दिया। रात को शूट हो रहा है बाय द वे, बता देता हूँ, मैं सोया नहीं हूँ पिछली रात भी पूरा। तो ये देखो यही है मतलब इतना हार्ड वर्क और यहाँ तक पहुंचने का राज अगर आप पूछो तो भैया यही है। अंदर ठान लिया, करेंगे यार, देखा जाएगा जो होगा। फाइनली सर बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच गाइज, बहुत शुक्रिया इतना अप्रिशिएट करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।